हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में आज हम इसका एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करनी है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे हम कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी हमने पहले सिलेक्ट करनी है क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है वो हमने पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया था मिक्स प्रोपोर्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने रेशो बताया था 1:1:2 रेशो हमने बताया था M25 के लिए, तो वैसे ही आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन उसकी मिक्सिंग कर देनी। जो भी ये इंग्रेडिएंट होगा, जैसे कि ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये है एग्रीगेट, तो इसको मिक्स कर देना वाटर के साथ। ठीक है, अच्छे से चाहे आप हैंड मिक्सिंग भी कर सकते हैं और आप मशीन मिक्सिंग भी कर सकते हैं। देन आपको वर्केबिलिटी चेक करनी है। जन चेकिंग द वर्केबिलिटी, जो भी वर्केबिलिटी है उसकी चेक करनी है कि ये जो कंक्रीट है कितना वर्केबल है, कितना इजी वो हम उसको जो है अपने कंस्ट्रक्शन साइट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। देन पोरिंग इन द फॉर्म वर्क, जो भी फॉर्म वर्क हमने बनाया होगा, जो भी मतलब शटरिंग हमने की होगी उसमें हमने वो कंक्रीट को पोर करना। ठीक है, देन वाइब्रेटिंग फॉर कंपैक्शन। ठीक है, वाइब्रेशन करेंगे किसके लिए? कंपैक्शन के लिए। तो कंपैक्शन करनी होगी तो उसको वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेटर हम यूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो पक गया, सीमेंट हमारे पास पक गया, तो फिर हम फार्म वर्क को रिमूव कर देंगे। जो भी फार्म वर्क हमने लगाया होगा उसको रिमूव करेंगे सूटेबल टाइम के बाद। जो भी ये शटरिंग लगाई होगी हम बोलेंगे उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्यूरिंग करेंगे, मतलब उसको पानी देंगे। कितने दिन तक पानी देंगे? मिनिमम हम 7 दिन के लिए पानी देते हैं, जो हमने पीछे भी देखा था। मैक्सिमम हम ज्यादा भी दे सकते हैं, 10 या 15 दिन तक भी हम पानी उसको दे सकते हैं, क्यूरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसके स्टेप्स समझ में आ गए होंगे कि जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल्स यूज्ड इन कंक्रीट। ठीक है, मतलब कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं हमारे पास कंक्रीट में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट की हमने बात की थी। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? ये एक ड्राई पाउडर होता है, मतलब सूखा हुआ पाउडर होता है, जो किससे बनता है? हम बर्न करते हैं लाइमस्टोन एंड क्ले को। जब हम बर्न करते हैं वहां से हमें एक पाउडर मिलता है, ड्राई पाउडर, जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो लाइमस्टोन वगैरह की इसकी बर्निंग होती है, उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग होगी, उसके बाद मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग करने के बाद हमें वो आगे मिल जाएगा। तो इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिक आपको जानना है कि पहले बर्निंग होगी लाइमस्टोन और क्ले की, उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग होगी, उसके बाद अच्छे से मिक्सिंग होगी, और फिर हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट का तो हमने डिस्कस कर लिया था कि कंक्रीट क्या है, मिक्सचर है किसका? सीमेंट का, सैंड का, फिर एग्रीगेट का, प्लस वाटर का। ठीक है, एग्रीगेट का प्लस वाटर का ये मिक्सचर है कंक्रीट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है स्टोन एग्रीगेट, सैंड, पोर्टलैंड सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, और उसको जब हार्ड वो हो जाता है और ड्राई करने के बाद वो हार्ड हो जाता है, वो हमारे पास कंक्रीट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी की अगर हम बात करें, मशीनरी क्या होता है, तो मशीनरी कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन और टाइलर कंक्रीट। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो हम ब्रिक से बनाते हो, स्टोन से बनाते हो, या फिर टाइल या फिर कंक्रीट से बनाते हो, उसे हम बोलते हैं मशीनरी। ठीक है, यूनिट सेट आर हेल्ड इन प्लेस विद पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के साथ उसको हम अटैच कर देते हैं किसी यूनिट पे। जैसे कि वाल्स हम बनाते हैं तो उसे हम मशीनरी बोलते हैं। देन मोटार, तो मोटार की भी हमने बात की थी। तो ये किसका मिक्सचर होता है? सैंड का, पोर्टलैंड सीमेंट का, वाटर का। समटाइम्स हम फिनिशिंग लाइम भी यूज करते हैं। देन फिनिशिंग लाइम क्या होता है? फिनिशिंग लाइम एक हमारे पास पाउडर होता है, पाउडर टाइप का होता है, जो हमारे पास बनता है ग्राइंडिंग एंड ट्रीटिंग लाइमस्टोन। जो भी लाइमस्टोन है उसको ग्राइंड करके, उसको ट्रीट करके हम फिनिशिंग लाइम को तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म्स जो है सारी समझ में आ गई होंगी। आगे हम और भी टर्म्स डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट में सैंड हमारे पास आ जाती है, एग्जांपल क्या है, सैंड आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो भी स्टोन है, स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट हम किसको बोलते हैं? कोर्स एग्रीगेट की एग्जाम्पल हमारे पास ग्रावल है। तो जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं स्टोन के उससे हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, और जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। इनकी एग्जांपल है कोर्स एग्रीगेट की ग्राविल है और फाइन एग्रीगेट की सैंड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्ले। क्ले क्या होता है? क्ले होता है स्मॉलेस्ट ग्रुप, स्मॉलेस्ट ग्रुप साइज पार्टिकल का, उसे हम बोलते हैं क्ले, सबसे कम साइज इसका होता है। देन सैंड, सैंड की अगर हम बात करें तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के, उसे हम सैंड बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने बात की। उसके बाद हम सिल्ट की बात करें तो ये एक सबस्टेंस है जो किससे बना होता है? इंटरमीडिएट साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल से। देन अगर हम ग्रेविल की बात करें तो ग्रेविल जो होता है लार्जर पार्ट होता है किसका? स्टोन का, ठीक है। सैंड से ये बड़ा होता है, लार्जर देन सैंड, उसको हम कोर्स एग्रीगेट भी कहते हैं, ठीक है। देन हम बोले वाश्ड सैंड। वाश्ड सैंड की बात करें तो सिंपली सैंड है, उसको वॉश किया है पानी के साथ, ठीक है। सैंड फ्लश्ड विद वाटर, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वॉश्ड सैंड। तो वो हम वॉशिंग क्यों करते हैं सैंड की? जो भी सिल्ट या फिर क्ले है उसको रिमूव करने के लिए सैंड में से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एयर एंट्रेंड कंक्रीट। एयर एंट्रेंड कंक्रीट का मतलब होता है एक ऐसा कंक्रीट जिसमें हम एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एयर बबल को हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें कंक्रीट में? क्योंकि उसमें जो एयर बबल अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। हमारे पास कुछ केसेस में हम एयर एंट्रेंड कंक्रीट का भी यूज करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आपको जो भी टर्म्स मैंने बताई सारी टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। जो भी इंग्रेडिएंट हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट जो हम यूज करते हैं सीमेंट कंक्रीट में, वो कौन कौन से हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे कि सीमेंट है, एग्रीगेट है, एग्रीगेट में हम फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट दोनों यूज करते हैं, ठीक है। देन हम वाटर यूज करते हैं, देन एडमिक्सचर यूज करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे कि सीमेंट क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है, वाटर एडमिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें कि जो भी हार्डनिंग है, जैसे कि सीमेंट हार्ड करता है वो कैसे सख्त होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि हमने बोला था हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन उसमें होती है। जैसे ही वाटर सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो कंक्रीट है वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग वो सख्त हो जाता है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे अब आगे सीमेंट क्या होता है, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले एग्रीगेट की। जैसे कि सीमेंट की बात करने की भी जरूरत है नहीं, वैसे सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट की हम बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट जो रहता है केमिकली इनएक्टिव मटेरियल रहता है, मतलब इसमें केमिकली एक्टिव नहीं रहता है, मतलब ये इसमें अपने आप में कोई भी ये बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। और ये बल्क को फॉर्म करता है, फॉर्म बल्क ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, मतलब उसमें उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। हम बोल सकते हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट है उसमें वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, बल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ और सीमेंट के साथ, और एक वॉल्यूम क्रिएट करता है हमें, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हैं एग्रीगेट के, एक है फाइन एग्रीगेट, एक है कोर्स एग्रीगेट। तो ये आप कोर्स एग्रीगेट की यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट। सीमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली हम जो यूज करते हैं सीमेंट वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम ओपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अदर स्पेशल वैरायटीज भी हमारे पास सीमेंट की अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आ गया, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट आ गया। तो ये अलग अलग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें कि जो सीमेंट है उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं हम, क्या क्या मतलब उसकी प्रॉपर्टीज या फिर क्या क्या टेस्ट हम करते हैं सीमेंट के, जिससे हमें पता चला कि सीमेंट जो है अच्छा है। तो सीमेंट का कलर देखते हैं हम, ठीक है। सीमेंट का जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक जगह पे दूसरा कलर हो, दूसरी जगह पे दूसरा कलर हो, ठीक है। तो इसका जो कलर रहता है ग्रे कलर रहता है विद लाइट ग्रेनिश शेड रहती है, ठीक है, ग्रे कलर विद लाइट ग्रेनिश शेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर हम
अगर हम फिंगर के बीच में इसको वो करें, सीमेंट को पकड़ें तो वो स्मूथ हमें लगना चाहिए, ठीक है, शुड फील स्मूथ, ठीक है। जब हम दो फिंगर्स के बीच में रब करें सीमेंट को, वो स्मूथ लगना चाहिए, ठीक है। अगर वो रफ लगेगा, मतलब हमें लगेगा कि उसमें कुछ पत्थर जैसे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें सैंड है, रेत मिलाई हुई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसमें टेस्ट किया जाता है वो है सीमेंट। अगर जैसे कि हम बाल्टी में फेंक दें, ठीक है, एक बाल्टी में पानी है जिसमें हम सीमेंट को थ्रो कर दें, तो वो सीमेंट जो है सिंक करना चाहिए, ठीक है, वो सिंक करना चाहिए, मतलब नीचे बैठना चाहिए, वो फ्लोट नहीं करना चाहिए, नॉट फ्लोट, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है। तो वो हमारे पास अच्छा सीमेंट होगा। उसके बाद एक और हम चीज चेक करते हैं इसमें, जैसे कि हम बात करें कि अगर हम सीमेंट की पेस्ट बनाते हैं, सीमेंट की पेस्ट कैसे बनती है ये मैंने आपको बताया था, सीमेंट प्लस वाटर हम ऐड करेंगे, सीमेंट की पेस्ट बन जाएगी। तो सीमेंट की जो पेस्ट है, अगर उसको दो फिंगर्स के बीच में हम उसको रखें, तो वो स्टिकी हमें महसूस होनी चाहिए कि हमें वो चिपक रही है, ठीक है। तो अगर चिपकेगी तो इसका मतलब वो बांध बना सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम चीज इसमें देखते हैं सीमेंट में कि उसमें कोई भी लंप्स नहीं होने चाहिए, जो भी हार्ड लंप्स है, मतलब हार्ड पत्थर जैसा बना हुआ हो सीमेंट, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो अगर होगा तो उसको हमने रिजेक्ट कर लेना, और वो किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से। जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है वो सीमेंट ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से लंप बन जाते हैं। अगर वो लंप होंगे तो सीमेंट को हमें क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइन एग्रीगेट के बारे में। अगर हम फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ें तो फाइन एग्रीगेट क्या होता है। फाइन एग्रीगेट हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जो पास करता है थ्रू BIS टेस्ट सीव 480 से, ठीक है, BIS टेस्ट सीव 480 से पास करता है, यानी इसका साइज जो रहता है 4.75 mm से कम रहता है इसका साइज, ठीक है। तो इसमें फाइन एग्रीगेट में हमारे पास नेचुरल सैंड आ जाती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो सैंड है या फिर जो फाइन एग्रीगेट है, इसको हम जो है स्टोन से क्रश करके हम फाइन एग्रीगेट बना सकते हैं, ठीक है। एज ए फाइन एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टोन होंगे उसको क्रश करेंगे, वहां से हम उसका फाइन एग्रीगेट बना सकते हैं, यानी सैंड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर करनी है, दो तीन चीजें। एक ये रिमेंबर करना है कि वो मटेरियल जो पास करता है BIS टेस्ट सीव 480 से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, और जिसका साइज कितना रहता है 4.75 mm से कम रहता है। और इसमें सैंड हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, और ये कहाँ से आती है, जो भी स्टोन है उसको हम क्रश करते हैं, उनसे हमें फाइन एग्रीगेट मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कोर्स एग्रीगेट। अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो रिटेन रहता है BIS टेस्ट सीड नंबर 480। जो टेस्ट सीड नंबर 480 थी, पिछले वाले में भी 480 हम यूज कर रहे थे, तो 480 में से जो पास करता था मटेरियल, वो मटेरियल होता था फाइन एग्रीगेट। लेकिन जो पास नहीं करता, जो उस सीव में ही रह जाता है, उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का जो साइज रहता है 4.75 mm से ज्यादा साइज रहता है, और ये कोर्स एग्रीगेट हम बोल सकते हैं ये ब्रोकन स्टोन होते हैं, मतलब स्टोन को थोड़ा थोड़ा ब्रेक किया, वो हमारे पास बन जाता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। इसकी हम बात करें फॉर थिन स्लैब एंड वॉल की बात करें हम, तो मैक्सिमम साइज जो है कोर्स एग्रीगेट का, मैक्सिमम साइज जो है शुड बी लिमिटेड टू 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। जो कंक्रीट सेक्शन है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 1/3 होना चाहिए वो, ठीक है। और जो एग्रीगेट है वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई भी लंप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, शुड बी फ्री फ्रॉम लंप्स ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल मैटर या फिर फाइन डस्ट, कुछ भी नहीं उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच डेब्रीज प्रिवेंट्स adhesion ऑफ एग्रीगेट हैंस रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर ये सारी चीजें इसमें होंगी एग्रीगेट में, कोर्स एग्रीगेट में, तो इसके बीच में adhesion नहीं हो पाएगा, ये बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बना पाएगा। अगर बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बनाया सीमेंट के साथ तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल गया, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो जो भी एग्रीगेट के इंग्रेडिएंट हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए हम बात कर लेते हैं। तो जो भी एग्रीगेट के इंग्रेडिएंट हैं वो इनर्ट और केमिकली इनएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये इनर्ट मटेरियल रहते हैं, इस केमिकली इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है।
जो खाली बल्क फार्म करते हैं, बल्क ऑफ सीमेंट फार्म करते हैं, ठीक है। जो एग्रीगेट रहते हैं चीपर रहते हैं, मतलब सस्ता रहता है सीमेंट से, तो इसलिए ये हम यूज करते हैं। एंड इंपोर्ट्स ग्रेटर वॉल्यूम, तो ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंक्रीट के लिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कंक्रीट की इंक्रीज हो जाती है एग्रीगेट से, ठीक है। तो एग्रीगेट जो है मस्ट पोजेसेस केमिकल स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए टू एब्रेशन एंड फ्रीजिंग एंड थाविंग के लिए उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपके पास जो भी मैं वीडियो लेक्चर नया डालूं आपको उसके अपडेट आपके मोबाइल पे आ सके। थैंक यू।